नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आपके पास रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज की सोशल मीडिया की जो अहम खबरें उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तेलंगाना से, कि तेलंगाना में भाजपा के विधायक टीरारा सिंह का इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया मंजूर। वहीं जो दूसरी खबर आ रही है वो अहमदाबाद विमान हादसे की साजिश का एंगल आउट, चेतावनी नज़रअंदाज, ये रिपोर्ट का पूरा कंक्लूजन। जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें चीज़ें सामने आई। वहीं जो तीसरी खबर है वो ये कि हाल ही में अभी एक जो है कांवड़ यात्रा शुरू हुई है यूपी, दिल्ली और इसके आजू बाजू के जितने भी एरियाज़ हैं उन सब में कांवड़िया जो है वो यात्रा निकाला। उसी को लेकर काफ़ी हंगामा किया जा रहा है। एक ढाबे पे खाना खाने गए, वहाँ पे बोला गया कि इसमें अंडा मिला, लेकिन जब बाद में जांच की गई तो पता चला कि पैसे नहीं दे रहे थे। मैं जो आज की चौथी खबर और आखिरी खबर ये है कि बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की बात चल रही है और ये इलेक्शन का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। जिस तरह से बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर के हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। तो वहाँ की जो नीतीश कुमार सरकार है उसने ये कहा है कि हम हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम। शायद सबसे पहले खबर जो है वो ये कि भाजपा ने जो है तेलंगाना के गोशा महल विधायक टीरारा सिंह का जो इस्तीफ़ा था वो स्वीकार कर लिया। अब वो इस्तीफ़ा क्यों स्वीकार किया गया है या फिर उसके पीछे क्या साजिश है, इसका अभी इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं है, ना ही इसकी कोई ऐसी चीज़ सामने है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि शायद इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। और ये भी कहा गया है कि राजा सिंह जिस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे थे यहाँ पे कि कुछ पार्टी लीडर्स हैं जो पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी या फिर इससे पहले जो सत्ताधारी पार्टी यहाँ बीआरएस थी उससे मिले हुए थे, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हटा दिया गया है कि इस तरह की आप बातें ना करें, इससे पार्टी बदनाम होती है और पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। देखिए, अगर हम टी राजा सिंह की बात करें तो उनको तेलंगाना में बीजेपी की तरफ से बड़ा मिश्रण माना जाता था, लेकिन अभी जिस तरह से उनके जो इस्तीफा है जेपी नड्डा ने मान लिया है, ये अपने आप में कहा जा सकता है कि राजा सिंह को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा होगा। क्योंकि देखा गया कि टी राजा सिंह की अगर हम बात करें तो शुरू से ही जब से यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात हुई, उससे पहले अगर हम बात करें तो जो जिलों में जो अध्यक्ष बदले जा रहे थे उसके बाद से ही काफ़ी ये टी राजा सिंह अपने ही पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों को जिला में अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो एमआईएम से साठ गांठ थे, यानी उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती यारी या मानसिकता वाले लोग हैं। उसके बाद से ये विवाद खड़ा शुरू हुआ। लेकिन अभी जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तेलंगाना में, उसके बाद इन्होंने अपना जो इस्तीफा पत्र है वो बीजेपी पार्टी को सौंपा। शायद इनको लगा होगा कि हम बड़े नेता हैं तो शायद पार्टी हमारा इस्तीफा ना माने, बाद में सुलझा लिया जाए और उसके बाद इनकी जो कद है वो और ऊंचा हो जाए। लेकिन फाइनली कल जो खबर सामने उसमें ये कहा गया कि जेपी नड्डा ने यानी बीजेपी की तरफ से उनका जो इस्तीफा है उसको मंजूर कर लिया गया है। वही उसके बाद से उनका बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी लोभ, शक्ति या व्यक्तिगत काम के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ की जो जनता है हम उसके लिए काम करना चाहते हैं। तो इससे ये साबित हो चुका है कि बीजेपी में या अगर हम राजनीति की बात करें उसमें आप कितने भी बड़े नेता हो, अगर आप जो पार्टी का म्यार है या जो फिर पार्टी के जो नियम है अगर आप उससे थोड़ा भी उठने की कोशिश करते हैं तो आपको उसमें दबा दिया जाता है। लेकिन अगर हम टी राजा सिंह की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टी राजा सिंह की यहाँ पे अच्छी पकड़ मानी जाती है। खास विवादित नेता भी हैं, अपने काफी विवादों से जाने गए हैं, विवादित बयानों और फिर हिंदुत्व को लेकर के जो उनकी चीज़ें हैं। अभी जब उन्होंने कहा था कि हम अगर तेलंगाना के अध्यक्ष बन गए तो हम गौ रक्षकों के लिए एक ढाल बन के पेश आएंगे, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को या यहाँ पे अगर साउथ की बात करें तो वहाँ तो आप वैसे भी कमज़ोर हैं, दूसरे अगर आप इस तरह के बयानात देंगे तो आप और कमज़ोर होते जाए। क्योंकि यहाँ पे वो जो हिंदी भाषी राज्यों में या फिर हम मराठी क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वो जो हिंदू मुस्लिम वाला एक एंगल दिया जाता है, अभी साउथ में बहुत अच्छी तरह से बचा हुआ है कि यहाँ पे वो एंगल काम नहीं आता नहीं। और साउथ का आपने जिक्र किया तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी पॉलिटिकल एंगल से देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो धर्म की राजनीति है अभी वो उतने बड़े पैमाने पे यहाँ नहीं है, कह सकते कि नहीं है। लेकिन टी राजा सिंह की अगर हम बात करें तो लगातार वो अपने विवादित बयानों से जाने गए हैं और जाने जाते भी हैं। बीच में भी देखा गया कि ईद के वक्त पे कैसे उन्होंने बाइक से बाहर निकला, गौ रक्षकों की बात की। तो शायद ये भी हो सकता है कि बीजेपी को ऐसा लगा हो कि इनके विवादित बयान से जो बीजेपी की जो छवि है तेलंगाना में शायद वो खराब हो रही है, वो धूमिल हो रही है। तो इसकी वजह से इनको पार्टी से निकाला गया हो, क्योंकि
पूरी तरह से जो बीजेपी है वो उसकी नज़र साउथ पे है। बीच में देखा भी गया कि जो प्रदेश माफ़ कीजिएगा, जो बीजेपी के जो अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदारी है उसमें 3 महिलाओं का नाम दिया गया, जिसमें तीनों को साउथ से रखा गया। तो बीजेपी का अब का जो मैनिफेस्टो ये कहा जा रहा है कि वो उसमें पूरी तरह से वो साउथ पे नज़र टिकाई हुई है। लेकिन अभी जिस तरह से टी राजा सिंह का इस्तीफा जो माना गया है, लेकिन आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या उनके इस्तीफे के पीछे भी पार्टी के कोई राजनीति होती है, या सच में इस्तीफे के बाद अब जो राजा सिंह है वो अकेले पड़ जाते हैं और आने वाले वक्त में राजा सिंह किसी पार्टी का दामन थामते हैं, या फिर अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी तो वो विधायक हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या निर्दलीय लड़ते हैं या किसी पार्टी में उनकी मौजूदगी होती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि वो उनका बीच में वो गए थे मिलने के लिए बीआरएस के कुछ लीडर्स से, तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि शायद बीआरएस में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बीआरएस उन्हें अपने पाले में लेती है, अपनी पार्टी में लेती है, तो शायद उसके लिए वो उतना सही नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि राजा सिंह जैसे जो लीडर्स होते हैं वो अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक लीडर है नीतीश राणे, जो कि बिल्कुल राजा सिंह जिस तरह से बयान देते हैं यहाँ पे, उसी तरह से वो भी वहाँ बयान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको हटाया नहीं जा रहा है। अब आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनके साथ भी, और बीजेपी इस वक्त जिस तरह से 240 सीटें आई हैं अभी लोकसभा इलेक्शंस में, उसके बाद बहुत ही फूक फूक के कदम रख रही है। और उसका रीज़न ये भी कि उनको ये पता चल गया है कि शायद हाँ, जिस तरह से 2014 था, जिस तरह से 2019 था, 2024 उतना अच्छा नहीं गया लोकसभा चुनाव के उससे अगर देखा जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं समझ पैदा हो रही है। हम ये नहीं कहने कि हम मतलब जो है 60% या 80% लोग समझ रहे हैं, 10% लोग ही अगर समझ रहे हैं चीज़ों को, तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वही अगर हम दूसरी बात करें तो अभी हाल ही में 12 जून को अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और वो क्रैश हो गई थी। इस भयानक हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। AAIB की ये जांच रिपोर्ट कल रात 1 बजे करीब पब्लिक की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रैश के बाद लीवर जो इंजन की ताकत को नियंत्रित करता है वो जो है वो अपनी पोजीशन में नहीं था, लेकिन ब्लैक बॉक्स थे, उससे डेटे से पता चला है कि टकराव के वक्त तक ये लीवर फॉरवर्ड पोजीशन में थे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच भी उस समय रन मोड में थे। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, तो उस साजिश को कहीं ना कहीं दूर किया गया। जो पहले जो रिपोर्ट आई है ये अभी प्राथमिक रिपोर्ट है, इसके बाद और भी जांच होने, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कोई साजिश है, तो ये जो अभी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है इससे सामने आ रहा है कि कोई साजिश नहीं थी, कुछ चीज़ें थी, गड़बड़ थी। लेकिन एयर इंडिया की तरह को जो दोषी ठहराया जा रहा था कि कंप्लेन के बाद भी उन्होंने अपनी चीज़ों को सही नहीं किया, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो कंप्लेन नहीं थी, वो कोई उस तरह की चेतावनी नहीं थी। लेकिन फिर भी अब ये देखना है कि जिस तरह से 241 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पे जो है क्रैश हुआ है वहाँ पे कई लोगों की मौत हुई है, उसकी जद में कई घर आए हैं, एक पूरा जो है BJ मेडिकल कॉलेज आया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या फिर आगे आने वाले टाइम में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए अभी सबसे पहले जो अभी प्रारंभिक जो पहली रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि अभी इसमें जांच शुरू है, अभी जांच जारी है, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट आई है उसके बाद खत्म हो जाए। लेकिन इस रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं उसमें गौर करने वाली बात यह, क्योंकि जब ये हादसे हुए उसके बाद से लगातार कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि कोई षड्यंत्र हो, या तरह तरह के सोशल मीडिया पे बातें करनी शुरू कर दी गई। रीजन ये भी था कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद कुछ चीजें हैं जो, और सबसे ज्यादा शक तब हुआ जब उनकी नंबरिंग को लेकर सवाल हुआ कि गाड़ी का नंबर भी वही, जिस प्लेन हादसा हुआ वो भी डेट सेम, तो इसको लेकर काफी अफवाह खबर उड़ाई गई। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से लोग, या फिर हम सोशल मीडिया पे बात करें, जो खबरें फैलाई जा रही थी कि कोई तोड़फोड़ की गई हो या कोई अंदर षड्यंत्र हो, तो इन सब चीज़ों को जो रिपोर्ट आई है पूरी तरह से खारिज करती है। और इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि कोई षड्यंत्र हो या पहले से कोई तोड़फोड़ की गई हो या फिर कोई जानबूझकर ऐसा हादसा करने की कोशिश की गई हो। अगर हम बात करें तो अभी आपने जिक्र किया था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उसमें कुछ पहले चेतावनी दी गई थी, तो हम आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी यानी FAA ने दिसंबर 2018 में फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर चेतावनी जारी की थी। FAA ने कहा था कि कुछ बोइंग 737
विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच को लॉकिंग फीचर को निष्क्रियता स्थापित में पाया गया था। हालांकि फा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, गंभीर नहीं माना था, उसने बस एक चेतावनी जारी की थी। लेकिन अगर हम बात करें तो 2019 और 2023 में इसको बदलने की बात की गई थी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि जो पहले चेतावनी जारी की गई थी उसको लेकर भी कोई हादसा नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि पहले चेतावनी जारी की गई थी वो शायद नहीं बदला गया, जो फ्यूल स्विच को लेकर बात की जा रही थी। तो लेकिन इस रिपोर्ट में तो अभी तक इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया। अगर आगे जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें देखने वाली बात होगी कि और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो दोनों पायलट हैं वो जो इंजन बंद होने की बात की जा रही थी कि उस पर भी उन दोनों ने चर्चा की थी, बात की थी कि इंजन बंद हुआ है। लेकिन अब जो दूसरी रिपोर्ट आएगी उसमें देखने वाली बात होगी कि और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं था। बिल्कुल सही, जिस तरह से बात की जा रही थी कि साजिश है, तो उसका कहीं ना कहीं पर्दा खुल गया है कि साजिश नहीं है, कुछ चीज़ें थीं जिसकी वजह से यह हुआ। और ये कुछ कमियां भी बताई जा रही हैं और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। अब आगे जो जांच होगी उस पर बाकी चीज़ें निर्भर करती हैं। वही अगर हम चलते हैं आगे तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में कई इलाकों से होकर के एक यात्रा निकली जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। उस कांवड़ यात्रा के तहत बहुत सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और बहुत सारी दुकानों पे ये भी कहा गया कि अपने नाम प्रकाशित करें कि ये दुकान किसकी है, और उससे आपका फिर धर्म जो है वो सामने आ जाएगा कि इस दुकान पे खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और वहीं खाने की बात अगर की जा रही तो अभी हाल ही में एक घटना कल ही सामने आई। अमरोहा में एक ढाबे पे कुछ कांवड़िया गए, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस खाने में अंडा मिलाया गया, जिससे हमारी जो कावड़ है वो मतलब जो हमारी यात्रा है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। उसके बाद पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने सर्च किया तो पता चला कि यहाँ पे कोई भी नॉनवेज चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, अंडे का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद फिर पता चला कि ये पैसों के लेन देन को लेकर के लड़ाई हुई थी, जिसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसमें अंडा मिलाया गया। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा पे योगी सरकार जो है फूलों की बारिश करवाती है, फूलों की वर्षा जिसे बोलते हैं, पुष्प वर्षा करवाती है। कुछ जो है कांवड़िए बहुत सही होते हैं जो अपने जाते हैं जल लेकर के आ जाते हैं, लंबी यात्रा होती है। लेकिन कुछ होते हैं जो सिर्फ हुड़दंग करने के लिए जाते हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरह से 3-4 दिनों में जो चीज़ें सामने आई हैं और अभी कल ही ये यात्रा शुरू हुई है, ऑफिशियली तौर पे शुरू हुई है, उसके बाद फिर अब आगे देखिए कितनी घटनाएं सामने आती हैं। इसमें अगर कोई हल्का सा भी गाड़ी टच हो जाए तो उसकी पूरी गाड़ी ख़राब कर दी जाती है। कोई अगर हल्का सा कुछ कर दे तो ये बताया जाता है कि उसने थूक दिया, इस वजह से मारा गया। किसी ढाबे पे पैसे नहीं देने हो तो वहाँ ये बोला जाता है कि इसमें प्याज डाल दिया गया है, इसमें अंडा डाल दिया गया है। इन सब तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो फिर प्रदेश प्रशासन जो है या फिर और लोग जितने भी हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि इस यात्रा में कुछ असामरिक तत्व भी मौजूद होते हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला कुछ लोग होते हैं जो सीधे जाते हैं अपने जल लेकर के, जो भी उनकी धार्मिक वो होती है उससे रिचुअल्स को पूरा करके वो आ जाते हैं। लेकिन कुछ सिर्फ हुड़दंग मचाने जाते हैं, और जिस तरह से हुड़दंग मचाए जा रहे हैं उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी यात्रा शुरू हुई है, आगे जब खत्म होगी तो इस बीच पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम हरिद्वार माफ़ कीजिएगा जो कांवड़ यात्रा की बात करें, कहा जाता है कि जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। ऐसे ही जो उपद्रव होते हैं, इनके जो उपद्रवी करते हैं इनका भी कोई धर्म नहीं होता। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, कई ऐसे वीडियो या कई ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जहाँ पे जो कांवड़ यात्रा लेकर निकले हुए हैं खुद हिंदू के ही होटल में जाकर उन पे कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीच में देखा गया पिछले साल कैसे मुस्लिमों पे सवाल खड़ा किया गया कि उनके जो होटल हैं उसमें गलत तरीके से खाने परोसे जा रहे हैं, जो फल विक्रेता हैं वो गलत तरीके से जो फल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन अब ये लोग खुद अपने ही लोगों पे सवाल करना शुरू कर दिए। मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में जो पुलिस है उसने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया, बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये तीनों कांवड़िए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहा यह गया रिपोर्ट में कि जो कांवड़ यात्रा ये लोग लेकर निकल रहे थे, गाड़ी को ये हल्का सा उससे टच हुआ है, जो गंगा जल है वो गिर गया। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि उस गाड़ी में तोड़फोड़ की,
पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तीनों लोगों को हिरासत में ले ली और गाड़ी वाले जो है, जो गाड़ी चालक है वो भी हिंदू है। तो आप समझे कैसे जो लोग हैं ये खुद किसी एक को खुश करने के लिए या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए या फिर कह ले कि आस्था के नाम पे ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं। अगर आप आस्था के लिए अगर कांवड़ यात्रा पे निकले हुए हो तो कोई भी धर्म है वो ये नहीं कहता कि आप हिंसा करो। अगर कोई गाड़ी चल रही है या आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, छोटी बहुत कोई हादसा हो जाए तो आपके अंदर सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आप उसको माफ करो, लेकिन आप हुड़दंग पे उतर जाते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस है कि वो कुछ मामलों में तो सख्ती दिखाती है, लेकिन कुछ मामलों में वो सख्ती नहीं दिखाती और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जब दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो उनको भी यही लग रहा है कि यहाँ पर भी हमारी योगी सरकार है, वो हमें बचा लेगी या प्रशासन हमारी है। लेकिन हरिद्वार में वहां की पुलिस ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया और ये तीनों लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अभी आपने होटल का जिक्र किया कि वहां पे ये कहा गया कि अंडा दिया गया है अमरोहा में। तो सवाल ये भी कि अगर आप किसी होटल में जा रहे हो और वो भी जब आपके समुदाय से है तो वो कैसे उस खाने में कुछ गड़बड़ कर सकता है, और खाने से पहले आपको जांच करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमारे लायक खाना नहीं तो आप किसी और होटल में स्विच करो। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक खास समुदाय की आबादी है। अगर आप आस्था के नाम पे हुड़दंग कर रहे हो या आस्था के नाम पे आप ये कह रहे हो कि हम ये नहीं खा सकते, हो सकता है कोई इंसान हो जो वो खाने वाला हो, तो अगर कोई दुकानदार हो तो उसको बिजनेस करना है, उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो आपके लिए वो कुछ और अगर इस्तेमाल करता भी है लेकिन आप भी जाकर वहां पे हुड़दंग करते हो। लेकिन अगर हम वही कांवड़ यात्रा में अगर हम गौर करें तो कुछ दिन पहले भी ये वीडियो सामने आई है कि कैसे जो गाड़ियां जा रही है उसके जो है वो शीशे तोड़े जा रहे हैं। गाड़ी में महिलाएं बैठी हैं, उनको मतलब मजबूरन बाहर भागना पड़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या वहां की प्रशासन की बात करें तो ठीक कांवड़ यात्रा से पहले उनके ऐसे बयान सामने आते हैं जैसे मानो कि जो कांवड़िए हैं वो खुद धार्मिक यात्रा पर नहीं किसी रैली के लिए उनको बुलाया जा रहा है और किसी रैली के लिए निकाला जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हैं ऐसे तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब आपके पास रोज़गार नहीं होता है और आप बेरोज़गार होते हैं तो आप ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरह की धार्मिक यात्राएं ना निकालें, आप निकालें, लेकिन उस धार्मिक यात्रा को निकालने के लिए आप किसी भी दूसरे इंसान को, वो हालांकि ये भी कहा गया है कि वो आप ही के धर्म से ताल्लुक़ रखता है, आपने उसको भी नहीं छोड़ा है। उसकी पूरी फैमिली कार में बैठी हुई थी, उस फैमिली को निकलना पड़ा क्योंकि उसमें महिलाएं भी मौजूद थीं। और ऐसे वक्त में देखा जाता है कि आप जो इस तरह के उपद्रवी होते हैं, जिस तरह अभी शाहिद ने बोला कि उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह के जो उपद्रवी होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं, उनको अगर कुछ करना होता है तो कर लेते हैं। अभी हम बात करें अगर तो कल ये खबर सामने आई थी कि एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे एक महिला गई थी दर्शन के लिए, वहाँ पे उन्होंने बाद में आके इल्ज़ाम लगाया, वहीं से उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा कि यहाँ पे हमारे कुछ प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया और उस भीड़ में किसी ने इस तरह की हरकत की। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही एक मंदिर में जो है एक 3 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया गया, दुष्कर्म किया गया, सॉरी, और उसके साथ ही कई सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और इस तरह के लोगों को भी चाहिए कि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा रुक करके जाएं, क्योंकि जब भीड़ थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि किसी भी इंसान का कोई भरोसा नहीं है। अब आप देखिए कि मंदिर में ही ऐसी चीज़ें हो जाती तो आप क्या करेंगे उसमें। और वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन बाद में कहता है कि आप गए क्यों थे। अभी एक मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला ने बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप रोड बनवा दीजिए। तो मंत्री जी ने बयान दिया है कि आप 1 हफ्ता पहले बता दीजिएगा, जब आपकी डिलीवरी हो हम आपको उठवा लेंगे। इससे ज़्यादा एक और मध्य प्रदेश के मंत्री थे जिनका वीडियो सामने आया था, उन्होंने कहा, उनसे कहा गया कि पानी भर रहा है, रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक रोड बारिश होगी और बारिश होगी तो रोड पे गड्ढे भी होंगे। तो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं अभी कल हमने देखा कि महाराष्ट्र के एक बीजेपी के लीडर हैं जो एक होटल में बैठे हुए, उनके बैग में बहुत सारा कैश देखा गया वीडियो में जो सामने आया। इन सब चीज़ों पे आपको जो दरबारी मीडिया है वो बात करते हुए नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बात जब सत्ता पक्ष की होती या फिर उस जगह की होती जहाँ पे बीजेपी की सरकार हो तो उन चीज़ों को धीरे धीरे छुपाने की कोशिश की जाती है। अगर अब हम चलते हैं बिहार की तरफ, तो बिहार में अब से 2 या 3 महीने 4 महीने में इलेक्शंस होने, और बिहार में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि SIR का मामला चल रहा है, SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको अगर यही काम करना था तो पहले करना चाहिए था, इलेक्शन से इतने नज़दीक आकर के काम करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन को उसने अथॉरिटी दे दी है। इसको लेकर के विपक्ष काफ़ी हमलावर है। और बात की जाए इलेक्शंस की तो इलेक्शंस को लेकर के तैयारियां ज़ोर शोर पे हैं।
इंडिया गठबंधन हो या फिर और जो पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही, सारी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। इसी बीच एक खबर ये आ रही है अभी कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देने वाली है। उसमें कहा गया है कि 100 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई गई है। और इस योजना के बाद मुझे याद है, मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी कोई बयान आएगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि सबसे पहले इस तरह की योजनाएं मैंने शुरू की थी और उसके बाद सबने मुझे कॉपी किया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में इलेक्शंस को लेकर के एनडीए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ भी चल रही है। एनडीए के भीतर भी चल रहा है कि चिराग पासवान कहने कि मैं भी पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। बीजेपी और जेडीयू एक अलग तरह से जो है तैयारी करे हुए हैं। और वहाँ की जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो एनडीए के साथ हैं वो भी अभी इस वक्त कश्मकश में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में 2 पार्टियां हैं वहाँ पे, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो बड़ी पार्टियां। उसके बाद वीआईपी है एंड समाजवादी पार्टी ने बोला मैं भी मेरा भी समर्थन उन्हीं को रहेगा। और फिर जेएमएम की भी एंट्री होने वाली। शायद जिस तरह से बिहार में जेएमएम की एंट्री होगी, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने भी अलायंस के लिए पर्चा भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। हालांकि इनडायरेक्टली बोला गया कि आप यहाँ इलेक्शन क्यों लड़ेंगे। अब एक पार्टी ने जब पिछली बार 5 सीटें जीती थी, अब की बार तो वो चाहेगी कि हम 10 सीटें जीतें। और जिस तरह से बात की जा रही कि जेएमएम भी वहाँ पहुँचेगी, प्रशांत किशोर भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, उससे भी वोट जो है कटेगा। तो इन सब चीज़ों के बीच अगर इस तरह की योजना शुरू की जा रही, मुफ्त बिजली 100 यूनिट फ्री बिजली हर परिवार को दी जाएगी, इससे नीतीश कुमार की छवि पे कुछ असर पड़ेगा। मतलब नीतीश कुमार जो हैं इस वक्त जिस तरह से वो सीन से गायब नज़र आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन पे काफ़ी प्रेशर है, तो वो प्रेशर हटेगा। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 100 यूनिट बिजली फ्री देने की जो योजना बना रहे हैं, उससे पहले उनको जनता का दिल जीतना होगा। क्योंकि वहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें तो अभी भी स्मार्ट मीटर को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। और उसको लेकर पूरे इलाके में कई बार प्रदर्शन भी हो चुका है। कई बार लोग बिजली विभाग के खिलाफ आरोप भी कई लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर दौड़ाया भी गया, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो आप एक तरफ 100 यूनिट बिजली फ्री तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ की जनता अभी भी अगर स्मार्ट मीटर को लेकर परेशान है। अभी भी कई लोगों का ये आरोप है कि हमारे घर पे सिर्फ 2 बल्ब और एक फैन चल रहा हो या घर बंद भी है, लेकिन फिर भी वहां पे मीटर में बिजली ज्यादा उठ रहा है। तो इसको लेकर एक बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप 100 यूनिट बिजली फ्री कर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपको उन लोगों को ये मसाइल सुलझाने की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि जो स्मार्ट मीटर की शिकायतें हैं आप उसको पहले दूर करें। दूसरी चीज ये कि अभी भी बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 10 से 12 घंटे बिजली नहीं मिल पाते हैं लोगों को, उनको भी काफी कठिनाइयां होती, काफी परेशानियां होती हैं। तो एक तरफ आप तो लोभ दे रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप स्मार्ट मीटर के जरिए पैसा वसूल ले रहे हैं, तो उस 100 यूनिट बिजली का आम जनता क्या करेगी। उसमें भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो उनको 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है, 24 घंटे दूर 18 से 20 घंटे बिजलियां नहीं मिल पाती। अभी भी बिहार में बड़े पैमाने पर इसको लेकर लोगों की नाराजगी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो लाइट की कनेक्शन है वो पहले जहां से आती थी वो ठीक थी, लेकिन अब उसको डाइवर्ट करके किसी और जगह से बिजली दी जा रही है, तो उसमें भी काफ़ी परेशानी है। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो आप समझ सकते हैं कैसे बैक टू बैक लगातार नीतीश कुमार वहां के लोगों के लिए कई बड़े फैसले ले रहे हैं। देखा गया कि महिलाओं के लिए उन्होंने 35% आरक्षण की बात की। उसके बाद जो वृद्धा पेंशन है, जो विकलांग की पेंशन है, उसको 400 से बढ़ाकर उन्होंने 1100 कर दिया। युवाओं के लिए यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया सकता है कि नीतीश कुमार इस बार फिर से पूरे चुनावी मूड में आ चुके हैं। लेकिन वहां पे जिस तरह से विपक्ष भी अब मजबूत है, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से वहां पे विपक्ष एकता के साथ पटना में उतरा, रोड में उतरा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, वो भी अभी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के ही पक्ष में ये फैसला गया। खुद सुनवाई के दौरान जो जस्टिस धूलिया है उन्होंने ये कहा दिया कि जो चुनाव आयोग जो 11 कागज मांग रही है उसमें से मेरे पास कागज नहीं, अगर मुझे दिखाने की जरूरत पड़ जाए तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। लेकिन अभी जिस तरह से वहां पे जेएमएम की बात करें, चिराग पासवान तो खुद अपने खेमे के अंदर मोर्चा खोला हुआ है, वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें। तो इन सब के परे अगर नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार वो वादे कर रहे हैं, तो उससे पहले जो पुराने वादे हैं या फिर पुरानी जो समस्या लोगों की,
उससे जीतना पड़ेगा। उसके बाद शायद आने वाले वक्त में इनके जो ये वादे हैं वो खरा उतरे और लोग इनकी जो अगर हम बात करें काम करने के जो इरादे हैं उसको शायद वो जीत पाए। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन शुरू होने वाला है और उसके साथ ही नीतीश कुमार और भी पार्टियां जो हैं उन्होंने अपने अपने जो बिसात हैं वो बिछाने शुरू कर दी हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो कमेटी को भेज दिया गया। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। तो अब देखना ये कि उनका मैनिफेस्टो कब जारी होता है, उनके मैनिफेस्टो में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी तरक्की ला सकती हैं। और जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी ने एक रैली निकाली थी कि जो बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं उनको वापस बुलाने की और वहाँ पे रोज़गार शुरू करने की, तो उसमें देखते हैं कि जो मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को किस तरह से उठाया गया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू करा। ऐसे ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।